धनधरती मरुधरा राजस्थान की, जिसने मैं उनको नमन करता हूँ, जिस दिवंगत आत्मा ने आयुवान सिंह के रूप में मनुष्य में जन्म लिया, समाज सुधार किए, उसके विषय में कुछ कहना चाहूँगा। मुगलकालीन भारत में अकबर के समकालीन रायसल दरबारी, जिनके 12 पुत्र थे, 11वीं पीढ़ी में हुडील गांव में पहप सिंह जी घर एक बालक ने जन्म लिया 17 अक्टूबर 1920, जो आयुवान सिंह नाम से कहलाए। बचपन बीता, शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके, फिर भी मिडिल उत्तीर्ण होने के बाद में उन्होंने शिक्षा में अपनी रुचि दिखाई और शिक्षक बने। शिक्षक बनने के बाद में शिक्षा में निरंतर उनका प्रयास आगे बढ़ने का रहा और उन्होंने MA LLB की। MA LL करने के बाद में समाज सुधार कार्य में लग गए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1946 जो कि संघ के स्थापना दिवस है, और उस समय ज़्यादा संघ से आयुवान सिंह जी परिचित नहीं थे, किंतु शिक्षक जीवन में बाड़मेर भी उनका आना हुआ। 1946 में इसी छात्रावास में रह करके यहाँ के विद्यार्थियों को लाठी प्रशिक्षण देना शुरू किया। कबड्डी में, अन्य खेल कूदों में उन्होंने रुचि दिखाई, लोगों को तैयार किया। साथ साथ उन्हें एक कविता या पद्य रचना में रुचि थी, और उस पद्य रचना में उन्होंने एक प्रार्थना, जो यहाँ के विद्यार्थियों को वह शक्ति दो हमें दया निधे चल रही थी, उसकी जगह उन्होंने एक नई प्रार्थना बनकर दी, मलिनाथ आप नाथ हो अनाथ के सदा। ये प्रार्थना आज भी निरंतर रूप से संध्याकालीन प्रार्थना में सुनाई जाती है। उनका जीवन धीरे धीरे प्राथमिक रूप से सामाजिक कार्यों में जुड़ा। 1948 में वे क्षत्रिय संघ के संपर्क में आए और साथ साथ समाज की कुरीतियाँ, समाज में जो ऐसी अनियमितता थी, उसको सुधार कार्य में वे लगे। धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ने के बाद में क्षत्रिय संघ के कैंपों में आना प्रारंभ हुआ, और कैंप करने के बाद में वे पूर्ण रुचि के साथ इसमें सहभागिता का निर्वहन करते रहे। 1954 से 1959 तक वे क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख के रूप में रहे। उन्होंने कैंपों में अपने प्रवचन, अपने कुछ विचार प्रकट करने शुरू किए। सबसे पहले मैं उनके सामाजिक कार्यों की ओर करूँगा कि जब ये शिक्षा जगत से अलग हुए, तब सबसे पहले एक सामाजिक कार्य चौपासनी आंदोलन था, जहाँ राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके सरकार अपने अंडर लेना चाहती थी। उस आंदोलन में तन सिंह जी और आयुवान सिंह जी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और उसमें वे सफल हुए। तत्पश्चात एक समाज का बहुत बड़ा एक आंदोलन चला, जो भूस्वामी संघ के नाम से जाना जाता है। 1955 में उनको और श्री तन सिंह जी को इसमें आंदोलन में सक्रिय सहभागिता का निर्वहन करना पड़ा। तन सिंह जी प्राथमिक रूप से जो आंदोलन था बाड़मेर में रहे, आयुवान सिंह जी जयपुर में रहे। उनको दूसरे आंदोलन में इनको गिरफ्तार किया गया और वे जेल में रहे। जेल में रहने पर उनमें एक विशेष प्रकार की, एक ये कहना चाहिए प्रेरणा मिली या उनका उत्साह मिला कि जो भी साहित्य का सर्जन किया वो महत्वपूर्ण सर्जन जेलों के अंदर हुआ।
ममता और कर्तव्य, ऐतिहासिक भूलें और राजपूत और भविष्य, ये 3 पुस्तकें उस समय लिखना प्रारंभ हो गए थे। इस प्रकार से उन्होंने कहानी लेखन भी किया। भूस्वामी संघ के आंदोलन में समय समय पर वे नेताओं से मिले और मिलने के बाद में जब उनके बीच में हस्तक्षेप करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दिल्ली बुलवाया था, उस सम्मेलन, उस जो सम्मेलन जाने वाले व्यक्ति थे उनमें से आईवान सिंह जी भी थे। आईवान सिंह जी वहाँ उनके साथ पाटोदी ठाकर, केसर सिंह जी, शिवचंद्र जी और रघुवीर सिंह जी जावली आदि थे। तत्पश्चात जब वहाँ से बाहर निकले तो एक स्थान पर वो लिखते हैं कि पंडित नेहरू से मिलकर मुझे ये इस बात का आभास हुआ कि पंडित नेहरू जवाहरलाल प्रधानमंत्री है इसलिए प्रसिद्ध या जाना जाता है, यह नहीं बल्कि उसकी दिनचर्या, उनका वार्तालाप, उनकी शालीनता और आत्मीयता इतनी रही कि हमारे साथ विषय से परे जाकर के ऐसी बातें कही जो देश के हित में थी। ये देखकर मैं प्रसन्न हुआ। आईवान सिंह जी ने लेखन कार्य प्रारंभ किया। लेखन कार्य में मुख्य रूप से मैं उस साहित्य का वर्णन करूंगा जो व्यापक रूप से विद्यमान है। सबसे पहले तो मैं मेरी साधना क्या है, इस मेरी साधना में 111 अनुच्छेद हैं और 111 अनुच्छेद में सबसे पहले शुरू करने पर अपने साथियों के लिए उन्होंने 2 शब्द जो कहे और उसके साथ ही उन्होंने ये प्रारंभ किया। पहला अवतरण, आत्म प्रबोध की प्रथम जागरण की बेला मुझे हृदय के आवाज़, लक्ष्य के अस्पष्टता और कामनाओं के रूप में, बाहुल्य के रूप में हुई थी। और लास्ट में जब 111 में उन्होंने लिखा है कि मेरी भावनाओं के नदी के प्रेम की नदियों में संसार का ज्ञान सागर ग्रहण करने की बेताब है, ये लिखी। इसके बीच में कुछ अवतरण इस प्रकार के हैं जो प्रेरणादायी है। सबसे पहले साधक के सामने क्या समस्या आती है, समस्या आने के बाद में वो किन में फंसा रहता है, किस प्रकार के विचार चलते हैं, तो वो 60 नंबर अवतरण के अंदर लिखते हैं कि सबसे मोटी समस्या तो ज्ञानेंद्रियां हैं जो भटकाव की ओर ले जाती है, इस पर नियंत्रण रखना है। राग, रस, रूप, स्पर्श और गंध, ये चारों ये कर्म ज्ञानेंद्रियां इधर उधर जाती है। आदमी को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़ना चाहिए। फिर 90 अवतरण में उन्होंने साफ लिखा है, एक राजा का उदाहरण दे करके उन्होंने लिखा है कि एक राजा बार बार शत्रुओं पर आक्रमण करता है, हर बार उसकी हार होती है और मन में वो विचार करता है और भयभीत है, इसलिए वो हारा। दूसरी बार आक्रमण किया तो उसके मन में साधनों का अभाव नजर आया और वो हार गया। तीसरी बार जब वह आक्रमण करने चला तो निर्बल सा हो गया। इन कारणों के कारण बार बार वो हारता जाता था। अंत में 6ठी और 7वीं बार जब वो आक्रमण किया तो विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद मैं अपने गुरु के पास पहुंचा कि मैं इसमें विजयी हुआ हूँ। गुरु ने केवल 2 शब्द कहे, प्रयत्न और पुरुषार्थ, यही परमेश्वर है। और जो व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है, पुरुषार्थ करता है, वो कभी विजय से परे नहीं रह सकता। इस प्रकार उनकी दूसरी पुस्तक जो है
वो राजपूत और भविष्य, इसमें बहुत समय पूर्व से बातें ली है। इसके अंदर 12 अध्याय है। 12 अध्याय में सबसे पहले तो उन्होंने प्राचीन से अर्वाचीन तक 4 अध्यायों में वर्णन किया है कि प्राचीन में हम क्या थे, धीरे धीरे आज तक आते हमारी क्या स्थिति रही, ये रही। और 5 में ये कहा ऐसी कौन से तथ्य हैं जो समाज के उन्नयन में काम आ सकते हैं। और 7-8 में क्षत्रिय कर्म को शास्त्रीय, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोणों को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। और अंत में 11 और 12 के अंदर उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि प्रगति का महल जाति समाज को सुधारने के लिए आवश्यक चाहिए, उसके लिए एक उच्च कोटि का नेतृत्व चाहिए, आने वाली कठिनाइयों का आभास होना चाहिए। ये इस प्रकार से वो पुस्तक है। तीसरी पुस्तक है जिसका नाम है हमारी ऐतिहासिक भूलें। हमारी ऐतिहासिक भूलें, ये मुझे केवल पढ़ने का ही अवसर नहीं मिला, साक्षात देखने का भी अवसर मिला था। सन 1958 में सुंदा माता ओटीसी कैंप के अंदर एक बौद्धिक था, ऐतिहासिक अंतरावलोकन, और उसके तहत वक्ता के रूप में श्री आईवान सिंह जी थे और श्रोता के रूप में संघ के अंदर उपस्थित होने वाले जो स्वयंसेवक थे वे थे, और लिपिकार श्री तन सिंह जी थे। उस पूरे बौद्धिक को सुना। उसके अंदर हमने इतिहास में स्थान पाया, लेकिन बार बार हार का शिकार होना पड़ा। इसके कारण कौन सी ऐसी त्रुटियां रही जिसके कारण हम आगे बढ़ नहीं सके। तो सबसे पहले उन अवगुणों को बताने की कोशिश की, ऐतिहासिक भूलों को। अहम भाव, अहम मनुष्य को नीचे गिराता है और अहम भाव के कारण हम हारे। एक मोटे रूप से इस समय मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन युद्धों में वर्णन पड़ा है उन युद्धों के अंदर बारूदी अस्त्रों का बहुत बड़ा अभाव रहा है। एक हल्दी घाटी का वर्णन करते हुए पंडित नरेंद्र मिश्र कहते हैं, मेवाड़ी वतन परस्तों की तोपों से लड़ी जवानी थी, वे सिद्ध कर गए मेवाड़ी माटी कितनी बलिदानी थी। राणा के एक इशारे पर योद्धा प्राणों पर खेल गए। ये मेवाड़ी जन जन की यह कुर्बानी थी। ये इस प्रकार से कमी के कारण हमेशा हल्दी घाटी का युद्ध भालों, तीरों और गोफन के द्वारा फेंक करके पत्थरों से किया गया था। ये हर जगह पर हाथियों द्वारा आगे बढ़ना, जो उसका नेतृत्व करने वाले वो अक्सर कर राजा हो जाते थे, उनके घायल होने पर खलबली मच जाती थी। इस प्रकार 10-12 कारण उसके अंदर बताए गए हैं। और राजपूतों में आज भी उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया हुआ है, राजपूत हैव नथिंग लर्नड एंड नथिंग फॉरगॉटन सिंस द डेज ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने एक मुसलमान होने के नाते भारत पर आक्रमण किया था। उस समय जो राजपूतों की स्थिति थी उसमें से न वो कुछ भूल सके और न कुछ नया प्राप्त कर सके, इसलिए इन कमियों को दौड़ करता है। साहित्यिक और उनका हिंदी और राजस्थानी पे विशेष प्रकार का अधिकार था। उन्होंने राजस्थान की धरती पर होने वाली घटनाओं को, राजस्थान की धरती पर लोगों के जनजीवन को परखने का प्रयास किया है। उनके अवतरण शैली में देखा चाहे तो बड़े बड़े जो अवतरण दिए हुए हैं मेरी साधना में, उन अवतरण के अंदर भाषा भी कुछ क्लिष्ट है, लेकिन इसके साथ विराम चिन्हों की बहुत कम प्रयोग किया गया है। इसको देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि हिंदी साहित्य
के इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल के वे अवतरण याद आते हैं जो आईवान सिंह जी के हैं। राजस्थानी में उन्होंने वीर रस प्रधान दोहों का प्रयोग किया है। वे वीर रस और प्रकृति पर अन्य जो भी सतसई के लेखक हुए हैं उन्होंने तो वर्णन केवल उस युद्धों में हीरो जो रहे या उन युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनका वर्णन किया, लेकिन आईवान सिंह जी ने अपने इन वर्णनों में लक्ष्मी, दुर्गा और इस धरती को बता करके किया गया है। उन्होंने इस धरती पर गरीबी भी है और धनवान भी है। पूजे लक्ष्मी सेठ जी गहनों ढेर समाये, चिथड़ा ढाक्या लाजवंत जीवन मांगन जाए। एक और वो धनवान सेठ लक्ष्मी पूजा के लिए धन का ढेर करके पूजा कर रहा लक्ष्मी की, तो दूसरी ओर से अपने तन को ढकने के लिए चिथड़े पहने हुए, चिथड़ों के समान कपड़े पहने हुए वो भीख मांगने और पेट भरने को मजबूर है। उन्होंने युद्धों का वर्णन भी किया है। केसर नानी जेहट है, हीरा नहीं निकलंत, सरकटियों खगड़ छापना इन धरती उपजंत। लाए बढ़े बिरखा चुए आंधी सूंड जाए, बड़ जन में वहाँ झूपड़ा सुजस जुगों न जाए, ये वर्णन किया गया है। इस प्रकार उन्होंने इस धरती का, तपती धरती का वर्णन अपने कर शुद्ध में किया हुआ है। इसके अंदर उन्होंने क्षत्रिय संघ के अंदर रह करके नई एक दिशा और दशा भी दी। उन्होंने पंचसूत्र भी बताए, साध्य, साधना, साधक, साधन और सिद्धि, ये एक नवीनता के रूप में सामने आए थे। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में समाज पर आने वाली हर विपत्ति का किया। एक बार मथुरादास माथुर के जो गृह मंत्री थे, एक डाकू उन्मूलन के संबंध में एक व्यापक आरएसी और पुलिस का अभियान चलाया गया। निर्दोष लोगों को तंग करने लग गया। एक समिति बनी, समिति में बहुत से व्यक्ति थे जिसमें आईवान सिंह जी थे, स्वाई सिंह दमोरा भी थे, एक संपादक भी था रेवा शंकर, जो किसी पत्र का वो संपादक रहा। जाने वालों में से हमारे कई वरिष्ठ नेता जिनको कहा जाए, राजपूत कहा जाए, वे भी थे, लेकिन वो बीच का रास्ता काट कर उपस्थित नहीं हुए। लेकिन आईवान सिंह जी और स्वाई सिंह दमोरा वहाँ पहुँचे और उस वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इस वस्तु स्थिति का कुछ राजपूतों ने तो आलोचना की, लेकिन स्वर्गीय श्री जयनारायण व्यास ने उनको सराहा कि इस पर विपत्ति के अंदर समाज के लोगों को हिम्मत बंधवाना जाना आपका कार्य ये सराहनीय है। इस प्रकार यह उनकी मृदुभाषी थे बात करने पर। सबसे पहले जैसलमेर के रावल और सोडी जी, जिनको राजनीति में लाने का प्रयास किया। उसके पश्चात कोटा के शिव कुमारी जी को वहाँ लाने का प्रयास किया। उसके बाद में गायत्री देवी जी जो जयपुर के थे, उनको ला करके और इस राजनीति में विशेष पहले राजनीति में उनकी इच्छा नहीं थी, कहानी लेखन में उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये हुआ कि राजनीति भी जीवन का एक अंग है, वो जीवन के महत्वपूर्ण उन्नयन में सहयोग देता है, इसलिए वो राजनीति में आए। बहुत सी कहानियाँ लिखी है, कहानियाँ जिनमें तीन, उसमें भावना विशेष रूप से विचारात्मक, भावात्मक और इसके साथ कुछ घटनात्मक है। जैसे नकली बूंदी, यह एक घटनात्मक कहानी है। ममता और कर्तव्य, यह एक भावात्मक कहानी है। इस तरह से विचारात्मक कहानियाँ और अनेक हैं जिसके अंदर प्रणय और ममता, इस तरह से अधिकार की रक्षा, मर्यादा की रक्षा, जय जंगधर बादशाह, ये हुई। आईवान सिंह जी
एक कुशल साहित्यकार, कुशल समाज सेवक, क्षत्रिय युवक संघ के एक जागृत स्वयंसेवक और एक विचारक, उन्हें महान व्यक्ति की उपाधि दी जाए तो भी कम होगी। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ।